कंपनीज एक्ट का आज बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला सेशन रहेगा, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि कंपनीज एक्ट के जो मेन मेन इसमें जो मेन मेन कंसेप्ट्स हैं वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। देखो, ये जो कंपनीज एक्ट है ये कंपनीज एक्ट 2013 है जो अभी आया है, और उससे पहले जो था कंपनीज एक्ट 1956 था। इनफैक्ट उससे भी पहले 1913 का भी एक्ट था। द मेन थिंग विच यू शुड रिमेंबर अदरवाइज ऑल्सो इज दैट आर कंपनी लॉ इज द चेरिश चाइल्ड ऑफ यूके कंपनी लॉ। हमारे कई चीजें हमारे लॉ में जो हैं, कई कंसेप्ट जो हैं वो यूके कंपनी लॉ से लिए गए हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि कंपनी जो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है ये जब बना था तो ये कहाँ से आया होगा। देखो, पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करी, फिर उसमें हमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी की प्रॉब्लम आई, तो हमने सोचा चलो, और कैपिटल भी थोड़ी सी कमी महसूस हुई, तो हमने कहा चलो कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप में चले जाते हैं। पर पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी भी हो। तो फॉर दैट पर्पज दे स्टार्टेड फॉर्मिंग लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स। अगर आप यूके में देखते हैं तो वहां पर आज भी एलएलसीज हैं, ठीक है। तो वहां पर कंपनी स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुई, स्टार्ट हुई, उसके बाद उनमें कई डिस्प्यूट्स भी शुरू हुए। उन डिस्प्यूट्स के बारे में जजेस के पास मैटर गया, उन्होंने डिसीजंस भी देनी शुरू करी। और काफी टाइम तक जब ये सब चलता रहा तब उन लॉ मेकर्स को लगा कि ये कंपनीज एक्ट बना लेना चाहिए। ये मैं यूके की बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसी को देखा देखी फिर जब वहां पे बना और हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर हमने भी एक कंपनीज एक्ट अडॉप्ट करा, जिसमें मेनली वहीं से सारे कई सारे फीचर्स लिए गए। व्हाई आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स इन द एक्ट which we don't find in the act, but the act is based on a thought process which started long ago. For example, to be very प्रिसाइज, अगर आप कंपनी की डेफिनेशन भी देखते हो तो कंपनीज एक्ट में नहीं दी हुई। उसमें सिर्फ ये लिखा है कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। तो दैट मीन्स कि वो जब ये एक्ट आया था तब तक लोगों को कंपनीज एक्ट के बारे में और कंपनीज की फंक्शनिंग के बारे में इतना क्रिस्टल क्लैरिटी आ चुकी थी कि कंपनी ये स्ट्रक्चर है। इतनी तो आ गई थी, आगे उसको कैसे मैनेज करना है और उसमें क्या डिस्प्यूट्स आ रहे थे वो उसके लिए हमने एक एक्ट बनाया। तो जैसे कंपनी के जो फीचर्स होते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, आपने कंपनी अकाउंट्स में ये पढ़ा होगा और ट्वेल्थ वगैरह में भी, कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ये सब बातें एक्ट में कहीं कहीं स्कैटर्ड है, ऐसा नहीं है कि एक पेज पे अलग से लिखा हुआ है, देयर इज नो डेफिनेशन एज सच गिवन, बट ऑल दीज पॉइंट्स हैव प्रॉपर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, and because of those cases which happened, these points have been incorporated in the act. नाउ विद दिस बैकग्राउंड आई जस्ट ब्रीफ की जैसे सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए कि अभी जो कंपनीज एक्ट है उसमें 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। 29 चैप्टर्स में इंक्लूडेड है, पहले 650 सेक्शंस थे। काफी वॉल्यूमिनस एक्ट है ये, और अभी भी वॉल्यूमिनस है। बस अभी इन्होंने जो चेंजेस करे थे कंपनीज एक्ट, अगर कोई पूछे कि नया क्यों आया था, तो वो बेसिकली इसलिए आया था कि जो पुराना एक्ट था एक तो वो बहुत लंबा था, उसमें सभी प्रोसीजर्स भी एक्ट के अंदर ही थे। अब रूल्स को जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा कि हम कुछ प्रोसीजर्स को रूल्स में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे जो सब्सटैंटिव पार्ट है कानून का वो अलग ही एक्ट में रहे, क्योंकि उसको रोज रोज बदलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट चाहिए होती है। इसके लिए उन्होंने रूल्स में काफी मैटर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करे, क्योंकि रूल्स को अमेंड करना इजी होता है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ बेसिकली मिनिस्ट्री ओनली। कोई नोटिफिकेशन निकालने से अमेंड हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन द कंपनीज विच वर नॉट लिस्टेड एंड कंपनीज विच वर लिस्टेड, उनके रेगुलेटर्स के बीच में कंफ्यूजन थी, क्योंकि कुछ सेबी के रूल्स अलग चल रहे थे, कंपनीज एक्ट के रूल्स अलग चल रहे थे, उनको स्ट्रीमलाइन करना था। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर सर्टन न्यू प्रोविजंस विच हैड टू बी इंसर्टेड बिकॉज 56 का एक्ट पुराना हो गया था। कई ऐसे नए कंसेप्ट हैं जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, विसल ब्लोअर है, क्लास एक्शन सूट है। तो ये सब पुराने एक्ट में नहीं थे, तो ये सब नए एक्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी था। तो इस वजह से कंपनीज एक्ट 2013 आया। अब अगर मैं बात करूं कि कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल किसको है, तो जो कंपनीज इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होती हैं, देखिए फॉर एग्जांपल यू एंड मी एंड लेट अस से 3 more people और 4 more people दे वांट टू स्टार्ट अ कंपनी। तो हम क्या करेंगे अगर हमें एक कंपनी बनानी है? हमें रजिस्ट्रार के पास नहीं, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना होता, कोई जरूरी नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करना हो। सबसे पहले हमें एक नाम डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी का क्या नाम होगा, क्या पर्पस होगा, कहाँ से वो फंक्शन करेगी,
क्या उसकी कैपिटल होगी, उसमें हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हमारी लाइबिलिटी कैसी होगी, क्या हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, एंड सो ऑन. वंस वी डिसाइड ऑन ऑल दीज थिंग्स, देन वील हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ इंडिया. ठीक है. अब आरओसी इंडिया का एक नहीं है, वो हर स्टेट में है. और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही काफी सारे नए आरओसी और आरडीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. वो मैं ओनली फॉर नॉलेज पर्पस आपको दूंगी, बिकॉज अल्टीमेटली कल को आपने प्रोफेशन में कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करना है कंपनी से रिलेटेड, जैसे आप अगर सीए बनते हो और साइन करते हो किसी डॉक्यूमेंट को, तो आपको आरओसी के पास सबमिट करना है. तो वो कहाँ पे आपको सबमिट करना है उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये नए आरडीज और आरओसीज बने हैं. वैसे देखा जाए तो आपके ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज वन आरओसी. इतना तो आप याद रखिएगा. बाकी जो नए जगह बनी है उसके बारे में जब मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगी तब आप देखना. तो हम आरओसी के पास जाएंगे कि सर ये हमारा नाम है, ये हमारी कंपनी का पर्पस होने वाला है, एंड सो ऑन. कैपिटल हमारी इतनी होगी, ये सब होगा. तो आरओसी बोलेगा कि मुझे आप एप्लीकेशन में फॉर्म बना के एक प्रॉपर फॉर्म दो, अपने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाओ. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो सारी क्लॉजेस लिखो, जैसे नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सारे डालो. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपके जो इंटरनल रेगुलेशंस हैं, जैसे कि आप शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करोगे, आपके कितने डायरेक्टर्स होंगे, किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो कैसे करोगे, तो वो जो इंटरनल रेगुलेशंस है वो बनाकर मुझे दो. और एक प्रोफेशनल से साइन कराओ जो ये आपके इनकॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएटेड हो. ये सारा प्रोसीजर हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली सबसे पहले जब हम आरओसी के पास ये सब चीजें लेके जाते हैं और फीस भी देते हैं, आरओसी की अगर लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, इट इनकॉर्पोरेट्स आवर कंपनी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन? वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि भैया ये इस नंबर से और इस नाम से मैंने कंपनी को रजिस्टर कर लिया है. वो अपने पास एक रजिस्टर में आपका नाम लिखेगा, आपकी कंपनी का, हमारी कंपनी का नाम लिख देगा कि भाई इस कंपनी का नाम ये है, इस डेट को मैंने इस ये नंबर इसको अलॉट कर दिया है और ये कंपनी का जन्म हो गया है. वही सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा जिसपे हमारी कंपनी का सिन नंबर लिखा होगा, दैट इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. जिस दिन से हमारी कंपनी ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उस दिन से हम कंपनीज एक्ट से बाध्य हो जाएंगे. दैट मीन्स वील हैव टू फॉलो ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. नाउ यू माइट आस्क व्हाट आर द प्रोविजंस. हो गई रजिस्टर, अपना काम करो. सी, कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ compliances. लाइक सपोजिंग इफ आई एम अ कंपनी, I have started a business. Then, if I am having a registered office, and if I want to change that registered office, I need to inform the ROC, जिसको बता के जन्म लिया जहां पर, जब जाएंगे तो उसको बता के जाएंगे. उसका भी प्रोसीजर है. फिर जो आपके डायरेक्टर्स हैं, अगर आप उनको रिमूव करते हैं, उनको रिमूव करने का प्रोसीजर है. कितने डायरेक्टर आप रख सकते हैं, शेयर होल्डर्स किस तरह के होंगे, कितने होंगे, ये सब बातें कंपनीज एक्ट में बहुत डिटेल में स्पेसिफाइड है. तो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई टू कंपनीज जो कि इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हैं. ऑफ कोर्स अगर कोई कंपनी इसी तरीके से 1956 एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई होगी, अब एक्ट बदल गया तो क्या उसका क्या होगा, वो अब ये वाला एक्ट कंप्लाई करेगी. तो जो पुरानी एक्ट में बनी उसको भी ये नया वाला लागू है, और जो इस एक्ट में अंडर इनकॉर्पोरेट हुई उसको भी ये वाला लागू है. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इन सबको भी एक्ट लागू है, लेकिन उनके अपने अपने भी एक्ट्स हैं. जैसे अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट देखें तो आईआरडीए एक्ट उनका है. बैंकिंग कंपनी का अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है. और आपके इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का अपना एक्ट है. तो क्या वो उनको कंप्लाई करेंगे या कंपनीज एक्ट को? तो यहां पर लिखा है कि पहले वो अपने एक्ट को कंप्लाई करेंगे. यानी इंश्योरेंस कंपनी पहले आईआरडी को कंप्लाई करेगी, बैंकिंग वाले बैंकिंग रेगुलेशन 49 को करेगी, और इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी वालों को करेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को करेगी. लेकिन एज फार एज जो उसमें लिखा है वो एप्लीकेबल है, लेकिन एज फार एज जितना इनकंसिस्टेंट ना हो उतना इस एक्ट को भी करेगी. यानी है तो वो कंपनी, तो कंपनीज एक्ट तो उसको करना ही करना है. बट मान लीजिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उन्होंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको इंटरबैंक डिपॉजिट दिखाने हैं, रेपो रेट का डिस्क्लोजर करना है, जबकि कंपनीज एक्ट में हर कंपनी को ये नहीं करना होता. तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में ये चीज नहीं है. तो आप कौन सी बैलेंस शीट फॉलो करोगे? ऑब्वियसली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाली, बिकॉज दैट इज आस्किंग फॉर बेटर एंड मोर डिस्क्लोजर्स which are applicable only to banking companies. So at that time, if we are not following companies act, doesn't mean कि हम कोई नॉन कंप्लायंस कर. इसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है और उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि हाँ ये बॉडी कॉर्पोरेट को भी मैं कंपनी का दर्जा देना चाहता हूँ, तो वो भी कंपनी ही मानी जाएगी और उसको भी कंपनीज एक्ट लागू होगा. तो ये आपके पहले पेज पे जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वाले जो पॉइंटर्स दे रखे हैं, क्विकली एक बार इनको पढ़ के देखिए. इनमें कोई और वर्ड या लैंग्वेज जो आपको क्लियर नहीं है,
देन वील गो टू द फीचर्स ऑफ कंपनी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार पढ़ के देखिए। अब इसका मतलब देखिए, इसमें काफी सारे कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए कि कोई भी कॉर्पोरेशन, अभी मैं 2 मिनट के लिए मान के चल रही हूँ कि ये कंपनी के बारे में ही बोल रहे हैं, क्योंकि इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कंपनी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन क्या होती है, पहले तो एक आर्टिफिशियल बीइंग है, यानी इट्स नॉट अ नेचुरल बीइंग, इट्स नॉट अ ह्यूमन, ठीक है। Then it is invisible. You can't see a company with your naked eyes. It's intangible. Okay, you can just you know that it exists. It exists only in the contemplation of law. मतलब लॉ की नजरों में वो एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ उसके पास वो प्रॉपर्टीज हैं जो उसका चार्टर कन्फर करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर अपॉन इट। इस लाइन का क्या मतलब होगा? एनी आइडिया? इट पोजेसेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज विद द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर अपॉन इट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ जी, मेमोरेंडम, चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन का मतलब वो डॉक्यूमेंट जिससे वो क्रिएट हुआ हो। तो जो डॉक्यूमेंट जिससे वो क्रिएट हुआ है, वो जो उसको प्रॉपर्टीज दे रहा है या वो जो उसको फीचर्स दे रहा है, उस कंपनी के पास वही फीचर है। यानी अगर आपका मेमोरेंडम कह रहा है कि आप जो है टेक्सटाइल का काम कर सकते हैं, तो ये नहीं है कि आप 2 दिन बाद पेपर बिजनेस शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स उसके जो इंसिडेंटल चीजें हैं कि हाँ, अगर आप टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं तो उसके लिए टेक्सटाइल में ट्रेडिंग करना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना, चेक बनाना, वो तो कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि अचानक से अपनी फैक्ट्री में पेपर बनाना शुरू कर दो। सेम वेज आगे एक और डेफिनेशन है, वो मैं फास्ट रीडिंग दे रही हूँ। कंपनी, अर्ज कैन यू रीड दिस डेफिनेशन? 6.4 पेज पे जो दो पैराग्राफ्स दे रखे हैं, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हेनी से लेकर 6.4 पेज पे, विल बी अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स तक। In the words of Professor Henny, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law, having a separate entity with a perpetual succession and a common seat. This definition sums up the meaning as well as the features of a company succinctly. However, the Act defines the term company a bit differently. Section 20 टू सब सेक्शन 20। oh, इसको ऐसे Section पढ़ते 20 हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। इसके आगे भी कुछ होगा, जैसे अगर ब्रैकेट में आगे लिखा होता है 1 रोमन 1, तो हम उसको क्लॉज बोलते हैं। उसके भी आगे होता है तो सब क्लॉज बोलते हैं। तो पहले सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। कई बार इन सेक्शंस के नीचे प्रोवाइजो भी होते हैं, वो ये कहते हैं कि ऊपर वाला तो ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ये सब कुछ हो। कई बार उन सेक्शंस के नीचे एक्सप्लेनेशन होती है, वो उसको फर्दर एक्सप्लेन करती हैं। और जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाते हो ना, उसमें पैरास बनाते हो, बिल्कुल हमारा जो कोई भी एक्ट होता है वो उसमें ऐसे ही डिवाइडेड होता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट कैसे क्या बोलता है कंपनी को? देखिए, जो मैंने आपसे कहा था कि वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं देता है, उसमें लिखा है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। तो मतलब कानून जब बना था तो उन्होंने यही बता दिया भी, कंपनी वही है जो आपको पता है कि कंपनी क्या होती है, जो इस एक्ट में रजिस्टर हुई है या पिछले एक्ट में रजिस्टर हुई है। तो यानी कि हम जो पुराने जमाने की जो फीचर्स हैं वही लेके आज भी चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में कंपनी के चेंज नहीं हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुआ है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी? लेट्स कम टू दैट। First is separate legal entity. Second is perpetual succession. Third is limited liability. And fourth is artificial judicial person. Uh, आप में अच्छा, आप मुझे फर्स्ट 2 पॉइंट्स बता सकते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मुख्यतः आप बता सकते हैं तो बताइएगा।
भी लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज अलग होती है, कंपनी की पर्सनैलिटी। परफेक्टली फाइन। नाउ अर्श, एक मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं बिल्कुल। आगे पॉइंट ब्रीफ कर रही हूँ। ठीक है, जितना आपने पढ़ा मैं भूल गई माइक ऑन करना, कोई नहीं, आपने सिर्फ पढ़ा ही था, एक्सप्लेन कर दिया। मुझे, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फर्स्ट पॉइंट टू यू। बेसिकली जो हमारे सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि उसमें लीगल पर्सनालिटी होती है। यानी एक, जैसे हमारी एक लीगल पर्सनालिटी, हम कानून की नज़रों में एक इंडिविजुअल हैं, ऐसे कंपनी की भी एक लीगल पर्सनालिटी है। जैसे ह्यूमन बीइंग की कुछ राइट्स होते हैं, पावर होते हैं, सॉरी, ऐसे ही कंपनी की भी कुछ पावर्स होती हैं और ऐसे ही कंपनी के भी कुछ राइट्स होते हैं। कंपनी की अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, आंसर इज यस। कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, XYZ कंपनी का कोई बैंक अकाउंट हो सकता है, यस। लोन ले सकती है, यस। किसी को पेमेंट देने के लिए प्रॉमिस कर सकती है, यस। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कर सकती है, यस, अपने नाम से, ये नहीं कि कोई डायरेक्टर उसके बिहाफ पर कर रहा है। पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर A B C तीन लोग पार्टनरशिप में है, तो प्रॉपर्टी उनमें से किसी एक के नाम आती है, बिकॉज पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ना ही पार्टनरशिप अपने नाम से कोई अकाउंट खोल सकता है, वो कोई पार्टनर के अकाउंट नाम पे अकाउंट खुलेगा। पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें जो ए पॉइंट लिखा है उसकी पहली लाइन देखिएगा। इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। See, what happens is when we incorporate a company, as I told you, we have to prepare a memorandum of association. ठीक है। अब जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि एक नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ये सब होता है। तो साथ ही साथ उसमें ये, अब जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताया, तो उसमें यही लिखा होता है कि ये 7 लोग या ये 5 लोग, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु विश टू स्टार्ट अ कंपनी, ये सब्सक्राइब कर रहे हैं मेमोरेंडम में जो कुछ भी लिखा है उसको, यानी वो एग्री भी कर रहे हैं। एंड लॉ ये कहता है कि जो भी सब्सक्राइबर होता है उसको कम से कम एक शेयर लेना होता है, तो उस लिस्ट बना दी जाती है कि भाई ये सब्सक्राइबर है, ये शेयर लेंगे इतने का। तो जो लोग, यानी जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, क्या वो और कंपनी एक ही चीज है, ये लाइन कह रही है नहीं। सब्सक्राइबर अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी की पर्सनैलिटी उन लोगों की पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है जो उसको कंपोज करती हैं। एंड मेंबर्स जो हैं, क्या मिस्टर ए हु इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ 1000 इन ए लिमिटेड or B limited, can he enter into a contract with them for, let us say, supply of goods or supply of services? He can। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ए हूं, मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के 10,000 शेयर है, ठीक है, और मैं, वैसे मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो मैं अपनी फैक्ट्री से क्या रिलायंस को सामान सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, देर इज नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट उसमें कुछ डिस्क्लोजर्स मुझसे मांगेगा, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल प्लेन होगा, बट ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि भाई मेंबर मेंबर हूं इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यही बात मैं पार्टनरशिप के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप अपने आप में कुछ होती नहीं है। पार्टनर अगर बोलेगा कि मैंने पार्टनरशिप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो भाई पार्टनरशिप तो कानून की नजरों में ही नहीं है। तो आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस किसके साथ करेगा? तो लीगली सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर मेरा बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस के साथ लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर वो बिजनेस वाइंड अप होगा तो सारा पैसा मेरी जेब से ही जाएगा। अकाउंट्स में हम ठीक है, हम उसको अलग अलग रखते हैं, सो दैट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन a fair manner. But as far as the law is concerned, if I have opened a small shop of mine, वो बिजनेस अगर मैं वाइंड अप करती हूँ तो उसके जितनी लाइबिलिटीज है वो मेरे पर्सनल एसेट से भी निकलेंगी, ऐसा नहीं है। वेरएज कंपनी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। कंपनी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि मैंने जितने शेयर लिए हैं, लेटर से मैंने 10,000 शेयर लिए हैं, 10 रुपीज के, ठीक है, तो अगर मैंने वो 10,000 शेयर पे 10 रुपए दे दिए, तो अब कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसको कुछ और लोगों को लोन रीपे करने, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना पैसा जो बोला था मैं दूंगी वो मैंने दे दिया है। हाँ, अगर 10 रुपए के शेयर पे मैंने 2 रुपए देने हैं अभी, वो आप मुझसे ले सकते हैं। सो बेसिकली, पहली बात अभी जो मैंने फटाफट इसको समराइज करा, कि जो मेंबर्स हैं, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। कंपनी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके ऊपर केस करने की भी सिचुएशन आ सकती है, वो भी कर सकते हैं, यानी स्यू भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अभी इसमें एक जो लाइन लिखी है वो मैं अभी 2 मिनट के लिए स्किप कर रही हूँ। मेंबर जो है वाइंडिंग अप के टाइम सिर्फ उतना ही लायबल होते हैं जितना कि उन्होंने प्रॉमिस करा होता है शेयर्स के टाइम, ठीक है, एक वो आपको ध्यान रखना है। कंपनी अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, ओन कर सकती है। अब 2 लाइंस जो पेज नंबर 6.5 पे थोड़ी क्रूशियल है, मैं वो पढ़ रही हूँ। पहली तो बेटा बी पॉइंट पे जो सेकंड लाइन है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है उसमें। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी
ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन स्यू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। यानी कि अगर कंपनी के डेट्स हैं, ठीक है, कंपनी के डेट के लिए मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी है, तो मिस्टर एक्स ही कंपनी पे केस करेंगे, ठीक है, और मिस्टर एक्स कंपनी पे ही करेंगे, मेंबर्स पे नहीं करेंगे। मेंबर्स का रोल ना इधर से आएगा ना उधर से आएगा, ठीक है। अगर डेट्स ऑफ द कंपनी है, उसके लिए खाली क्रेडिटर्स स्यू कर सकते हैं। डेट्स का मतलब उधार। मैम ये पॉइंट समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझाओगे, मतलब इसमें कंफ्यूजन है। बी वाले में, यस मैम। बी वाले की पहली लाइन क्लियर है कि मेंबर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्वायर यस राइट मैम। अगेंस्ट मतलब उसके ऊपर केस कर सकते हैं। लाइबिलिटी मतलब कि मेंबर ने जैसे कोई सामान ले लिया कंपनी से तो उसको पैसे देने भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन स्यू इट, मतलब कंपनी के क्रेडिटर हैं। मान लीजिए हम रिलायंस कंपनी के साथ हमने डील करा, ठीक है। अब कंपनी के हम क्रेडिटर्स हैं, यानी कि रिलायंस ने अभी हमको पैसे देने हैं, रिलायंस ने हमसे सामान ले लिया और रिलायंस ने हमें पैसे देने हैं। तो हम उसके ऊपर एज इन द कैपेसिटी ऑफ क्रेडिटर्स केस कर सकते हैं। हम इन द कैपेसिटी ऑफ, चाहे हम मेंबर है लेकिन इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर हम नहीं कर सकते, पहली बात। अगर हम क्रेडिटर्स नॉर्मल हैं, ये भी मैं आगे की बात बता रही हूँ, नॉर्मल क्रेडिटर्स हैं, हम मेंबर्स हैं ही नहीं, तो हम खाली कंपनी पे केस कर सकते हैं, हम मेंबर्स के ऊपर नहीं कर सकते। दो चीजें मैंने बताई हैं, हालांकि इन्होंने एक ही चीज लिखी है। इन्होंने बोला है फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन स्यू एंड नॉट इट्स मेंबर्स। ये उस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं जहां पर मेंबर भी हूं मैं, क्रेडिटर भी हूं। मैं रिलायंस की मेंबर हूं, मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, प्लस मैंने रिलायंस को कुछ सर्विसेज दी हैं, उसके लिए मुझे पेमेंट मिलनी थी जो कि नहीं मिली है। तो मैं रिलायंस के ऊपर एज अ क्रेडिटर केस कर सकती हूँ, नॉट एज अ मेंबर। इसका फर्क क्या होगा, अब देखो आपके माइंड में वो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो फर्क पड़ेगा, मान लीजिए आर्टिकल्स में लिखा है कि मेंबर के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो मैं मेंबर होने की धमकी देकर उनको बोलूंगी कि भैया मेरे को पेमेंट दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो वहां पर कोर्ट बोलेगा नहीं, वो आपको एज अ मेंबर राइट दिया हुआ है, एज अ क्रेडिटर आप ये राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते। एज अ क्रेडिटर आप बस केस फाइल कर सकते। एम आई नाउ क्लियर? यस मैम। तो रिलायंस, अब मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं रिलायंस की मेंबर हूँ। रिलायंस ने मुझसे कुछ सर्विसेज ली हैं, क्योंकि मैंने रिलायंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा। रिलायंस ने मुझे पैसे देने थे जो कि नहीं दिए हैं। मैं एज अ क्रेडिटर उनके ऊपर केस कर सकती हूँ, नॉट एज अ मेंबर। नॉट एज अ मेंबर मतलब मैं, अगर मेरे को कोई एज अ मेंबर कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिले मैं, तो मैं वो यूज नहीं कर सकती। राइट? यस मैम। मैम अगर मतलब कि आप उन पे एज अ क्रेडिटर कर सकते हो सीओ, जी। बट एज अ मेंबर नहीं कर सकते। अपने मेंबर के आप लाइक जितने भी आपको राइट्स हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बट अगर लाइक अगर हम एक क्रेडिटर वाली सिचुएशन रखे ही ना, हम्म। कि आप वो कंपनी को आपको पैसे देने ही नहीं है, तब भी अगर किसी मेंबर के साथ कुछ गलत हो रहा है तब तो वो sue कर सकता कब है कर कंपनी सकता है, पे। कब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। That will depend on ओके what मैम। provisions are given in the articles, and if nothing is given, then we have certain provisions of prevention of oppression and mismanagement उसमें है। और आज की डेट में उसमें क्योंकि मेजोरिटी की ज्यादा चलती थी, तो इसी के लिए क्लास एक्शन सूट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जहां पे कोई भी पर्सन बोल सकता है कि मेरे को या मेरी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो पूरी क्लास जो है रिप्रेजेंट करके कोर्ट में फ्रॉड के अगेंस्ट या कोई भी मैटर के अगेंस्ट ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। इसके अलावा जो बी पॉइंट में नीचे लिखा है वो लिखा है कि कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है, डिस्पोज भी कर सकती है। इसके आगे वाली लाइन अब मैं समझा रही हूँ। अर्श विल यू रीड दिस ऑल दो लाइन, प्रॉपर्टी तक पूरा। Yes. बी Yes. पॉइंट में सेकंड पैराग्राफ ऑल दो से लेकर प्रॉपर्टी तक। Although the capital, हम्म। although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets. The shareholders are not the private or joint owners of the company's property. ये देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले मैं आपको जो यहाँ लिखा है वो बता रही हूँ, और फिर नीचे कोर्ट के डिसीजन है वो बताऊंगी, और फिर आप दोनों से एक्सपेक्ट करूंगी आप उसको रिवर्ट बैक करें। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, कैपिटल और एसेट्स कंट्रीब्यूट करता है कौन, शेयर होल्डर्स, लेकिन मालिक कौन बन जाता है, कंपनी। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए चार लोग हैं जिन्होंने पैसा लगा के कंपनी बनाई, पैसा कंपनी के पास आ गया, कंपनी उस पैसे से एसेट खरीदेगी, मान लीजिए कंपनी ने दो गाड़ियां खरीद ली, तो ये चारों मेंबर्स क्या बोलेंगे, ये गाड़ी हमारी है।
या कंपनी की है, बताइए। कंपनी की है। कंपनी कंपनी के नाम पे खरीदी तो कंपनी की है, तो यही यहाँ लिखा है, शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। हम ये नहीं कह सकते कि गाड़ी तो हमारी है, हम जहां मर्जी लेके जाए, नहीं। वो बिजनेस के लिए और कंपनी के लिए अब उसकी हो गई है। अब इसमें एक केस था, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 का, जो कि आपको नाम याद करना है, स्पेलिंग केयरफुली याद करनी है, MACAURA है, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इसकी लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे, पहले एक बार केस के फैक्ट समझते हैं। मैं एक कंपनी की मालिक हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भी, आप लोगों को रिपीट करना है केस, ठीक है। मैं एक कंपनी की मालिक हूं, और मालिक इन द सेंस मेरे पास एक कंपनी के सारे शेयर है, 99% शेयर मेरे पास है, ठीक है। मैं उस कंपनी की एक मेजर क्रेडिटर भी हूं। अब क्रेडिटर कैसे हो गई कि भाई मेरे को कंपनी से पैसे भी काफी सारे लेने हैं। मैंने जो है कंपनी का टिम्बर, ये टिम्बर कंपनी है, मैंने उसका टिम्बर जो है अपने नाम में इंश्योरेंस करवा लिया। कंपनी के पास टिम्बर था, मैंने अपने नाम में उसको इंश्योरेंस करवा लिया। अपने नाम में इंश्योरेंस कराऊंगी मतलब प्रीमियम मैं पे कर रही हूँ, और मैंने बोला कि भैया जो नुकसान होगा तो मेरे को पेमेंट कर देना। अब टिम्बर का एक्चुअली आग से जल के नुकसान हो गया। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि सर मुझे पैसे दो। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, हालांकि पेमेंट आपने करी थी, लेकिन आपका ना कोई लीगल इंटरेस्ट है ना कोई और इंटरेस्ट है, टिम्बर कंपनी के नाम पे था, तो उसी के नाम में इंश्योरेंस होगी, आपको उससे कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो यानी कि अब बोल्ड लाइन पे वापस आइए जो ऊपर लिखी थी, मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। मतलब ये तो हमने पढ़ ही लिया कि शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट ओनर्स, वो तो हम कह ही नहीं सकते कि गाड़ी मेरी है, लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस मैंने कराई है, और वो गाड़ी को कुछ नुकसान हो गया तो क्लेम भी मुझे नहीं मिलेगा, वो कंपनी को ही मिलेगा, चाहे सारा पैसा मैंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से निकाला हो। एम आई क्लियर टू दिस एक्सटेंट? मुख्यतः यस एक बार मैम। फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ेंगे बेटा। मैम मतलब लाइक पूरा केस ना? हाँ, ये एक पैराग्राफ जो लिखा है, मकौरा एम वॉज द होल्डर, ये वाला। Okay. Mokora was the holder of nearly all except one shares of timber company. He was also a major creditor of the company and insured the company's timber in his own name. The timber was lost in fire and claimed insurance compensation. Hence, the insurance company was not liable to him as no shareholder has any right to any item of property owned by the company, for he has no legal or equitable interest in them. Hence, in the case, since the timber was not insured in company's name, M could not claim the compensation from insurance company. इज दिस क्लियर? यस मैम। मैम क्लियर तो है, बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि लाइक अगर इंश्योरेंस मतलब अगर कंपनी